नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारत में विवाह सामाजिक संरचना की आधारशिला है और देखा जाए तो एक व्यक्तिगत अधिकार भी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 और मानव अधिकारों के घोषणा पत्र 1948 के आर्टिकल 16 के तहत ये मान्यता प्राप्त है और ये एक व्यक्तिगत अधिकार है और मानव अधिकार भी है। लेकिन मानव अधिकार होने के साथ साथ ये एक संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे अहम बात हमारे देश की है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग धर्म को या अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने का अधिकार है। और ठीक इसी तरह विवाह के लिए भी अलग अलग धर्म से जुड़े कानून हमारे भारत में मौजूद हैं। क्या धर्म विवाह से जुड़ा हुआ है? और अगर अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह करना है तो उसके लिए किस तरह के कानून मौजूद हैं? क्या वैवाहिक अधिकार हैं? किस तरह से विवाह को कानूनी नज़र से समझा जाए? आज के प्रोग्राम में कानून की बात में हम बात करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट नैना सराफ जी। नैना जी, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में आप सीनियर एडवोकेट हैं। नैना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नैना जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत एक बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है और विविधता ही इसकी ताकत है, पर कानून भी इसी तरह से हैं। विवाह के अलग अलग कानून मौजूद हैं। सबसे पहले मैरिज के कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहेंगे कि लीगल मैरिज या वैलिड मैरिज या मैरिज किसे कहेंगे कानून की नज़र से। तो जब आप ये कहती हैं कि भारत एक विविधता का देश है और यहाँ विभिन्न तरीके के, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो हर जाति, हर एक उनकी जो कल्चर है, उनके जो संस्कार है, उसको रिकॉग्नाइज भी करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे हिंदू मैरिज की। तो जो हिंदू है उसकी परिभाषा में बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। और हिंदुओं में जो विवाह है उसे हम संस्कार या धर्म मानते हैं अपना, और ये मानते हैं कि हर एक उसमें हमारे प्रथा में विवाह बहुत उच्च श्रेणी की चीज़ है, जहाँ पे हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, स्त्रियों को देवी का स्थान भी देते हैं। तो विवाह में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम बोले आप या धर्म से संबंधित काम है तो उसमें पत्नी को उसी तरीके का दर्जा देकर सम्मानपूर्वक किया जाता है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो विवाह है उसके लिए कुछ रिचुअल्स आवश्यक होंगे जो उसको वैलिड मैरिज बनाएंगे। तो वैलिड मैरिज बनाने के लिए सप्तपदी जरूरी होगी। आप जानती हैं, को थोड़ा सा सरल भाषा में हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। जब आप कहते हैं कि सप्तपदी क्या है, तो अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे आवश्यक होते हैं। दूसरी आवश्यक चीज होती है अपने यहाँ जो परंपराएं हैं, कन्यादान किया जाता है, विवाह के बाद में विदाई की जाती है। तो ये सारी एक परंपराएं हैं। और जब हम कहते हैं कि हमको एक क्या कहना चाहिए, वैलिड विवाह, वैधानिक विवाह को प्रूव करना है हिंदुओं में, तो वो ये सब चीजें होने के पश्चात ही, इन इंग्रेडिएंट्स के होने पे ही माना जाएगा वैलिड मैरिज का। अकॉर्डिंग टू यू कि वैलिड मैरिज वो है जिसमें जिस धर्म के अकॉर्डिंगली जो रिचुअल्स हैं वो पूरे किए गए, और खासकर हम जब हिंदू धर्म की बात करें, सप्तपदी जिसे 7 फेरे लेना कहते हैं, वो एक प्रमुख प्रथा है जो कि लीगल मैरिज में आती है। जी, इसके अलावा जैसे हम हिंदू मैरिज एक्ट के और प्रावधानों की बात करें जो कि विवाह से जुड़े हैं, तो वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बाकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस पे भी हम आएंगे। पहले हिंदू। तो जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि जो आवश्यक परंपराएं हैं वो होना चाहिए। उसके पश्चात किसी व्यक्ति की उम्र जो चाहिए आपको, पक्ष, दोनों पक्ष, वधू पक्ष और वर पक्ष, तो पहली चीज होना चाहिए कि 18 और 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लड़की की उम्र 18 वर्ष है और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, पहले से कोई विवाह न हुआ हो, दोनों ही, मतलब लड़का या लड़की, उन दोनों का इसके पूर्व कोई विवाह ना हुआ हो, दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों, वो ये दे सके कंसेंट कि भाई मैं स्वीकृति देता हूँ इस विवाह के लिए या इस विवाह में मैं जा रहा हूँ, तो उसके लिए उनका मानसिक रूप से संतुलित होना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज है कि वो किसी अंडर प्रेशर विवाह ना कर रहे हो, उनको कोई लाभ, मतलब कोई वो नहीं दिया गया हो कि तुम्हारे साथ ये किया जाएगा या तुमको कुछ और किया जाएगा, कोर्शन जिसे कहते हैं, दबाव जिसे कहते हैं, या लालच जिसे कहते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। और जो और भी आवश्यक है कि आदमी मतलब पुरुष अपने उसको वैवाहिक संबंध को स्थापित करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो नपुंसक नहीं हो सकता है। तो उन स्थितियों में
लड़का और लड़की विवाह करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में वो वैलिड विवाह होगा। जी, इसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू मैरिज एक्ट में कि हमारे यहाँ सगे संबंधियों में विवाह नहीं किया जा सकेगा, कि एक माँ अपने बच्चे से शादी नहीं करेगी, एक भाई अपने बहन से शादी नहीं करेगा, एक लड़की अपने मामा से शादी नहीं करेगी, तो ये जो संबंध है जी उसमें शादी नहीं हो सकेगी, तो उसको मना किया गया है। तो ये जब कंटेंट्स पूरे होते हैं, दृष्टि से तो मना ही है, नैतिक दृष्टि से भी ये हमारे समाज में ये मौजूद नहीं लोग ये कहते हैं मतलब बहुत अच्छा वो है कि ये मेडिकली भी बिल्कुल बेटर है कि हम अलग उस पे जाकर के शादी करें, क्योंकि बच्चों के स्वस्थ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें। तो जी आपने एचएमए की तो बहुत सारी ग्राउंड्स आपने बताए, हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ की। और मुस्लिम पर्सनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो निकाह और मेहर, ये दो नाम जहन में आ जाते हैं। तो निकाह नामा, निकाह या मेहर, ये सब क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग? हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो निकाह को वो करता है, मतलब विवाह का जैसे बोल रही हैं आप, तो उसी तरह वहाँ निकाह है। पर निकाह में ये है कि जो लड़के और लड़की की उम्र है वो 13 और 15 वर्ष हो सकती है, जैसा पर्शियन लॉ में भी है। तो शरीयत के हिसाब से क्योंकि ये परमिसिबल है, तो उनकी उम्र जो है 13 वर्ष लड़की की उम्र और लड़के की उम्र जो है 15 वर्ष हो सकेगी। लड़की अगर 9 साल की भी है। अच्छा, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि उम्र में डिफरेंस है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हिंदू मैरिज एक्ट में और मुस्लिम पर्सनल लॉ। जी बिल्कुल है। इसके बावजूद कि चाइल्ड मैरिज एक्ट, हम उसके लिए बाद में बात करेंगे। तो हम अभी क्योंकि निकाह की बात करें तो निकाह को वैसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टीज टू एंटर इनटू द मैरिज व्हिच इज कॉल्ड अ निकाह। सो निकाह में लड़की से पूछा जाता है कि भाई आपकी परमिशन है, कबूल है आपको निकाह। तो निकाह के लिए जब कबूल करती हैं तो उसको निकाहनामा के तौर पे वो किया जाता है। और लड़की के लिए एक मेहर डिसाइड होता है। मेहर एक रकम है जो अगर लड़की और लड़का अलग हो जाते हैं, जब तलाक जैसी स्थिति होती है, विवाह विच्छेद की स्थिति आती है, तो मेहर जो है वो डाउरी जैसे कह सकते हो आप एक तरह से, वो उस लड़की का अधिकार होता है। मुस्लिम लड़की जो है उसका अधिकार होगा। मुस्लिम विवाह में एक और खास बात है कि पॉलीगेमी अलाउड है, मतलब एक से ज्यादा शादियां हो सकती हैं। दो उसमें कुछ दिया हुआ है कि आपको पहली पत्नी से परमिशन लेनी होगी, आप सभी पत्नियों को समान रूप से सम्मानित रूप से रख सकते हैं, आपकी स्थिति होना चाहिए। तो कुछ तरीके की लेकिन इसके साथ ही मैं जानूंगी, जैसे आपने पॉलीगेमी अलाउड कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ में, लेकिन अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो ये कानूनन अपराध है। आईपीसी में इसे बाईगेमी जैसे जो है वो कानूनन अपराध है। तो ये कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जो हमारे कानून है, जैसे आपने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम बहुत बार कोशिश भी कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए जो हमारे अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उनको एक साथ बाइंड कर सके, कि नहीं सबके लिए, मतलब महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए एक जैसा कानून हो जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि जैसे आप पूछ रही थी कि मुस्लिम लॉ में जब पॉलीगेमी अलाउड है, बट इंडियन पैनल कोड या अब भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें पनिशेबल है ये, है ना। दूसरी विवाह अनुचित है तो हम उसको एडल्ट्री भी मान सकते हैं, बाइगेमी भी मान सकते हैं। तो पहले जैसे सेक्शन 494 था तो वहाँ 7 साल तक की सजा थी, ठीक है। और अब जैसे सेक्शन 82 है तो उसमें जो है सजा कम कर दी गई है, 2 साल की सजा, लेकिन अपराध अभी भी है। जी, ये बहुत ही बड़ी जो भ्रांति थी, हो सकता है आम लोगों के मन में जरूर इस जहन में सवाल होगा, तो आज वो सवाल, उनका जवाब आपने दे दिया है। अब हम बात करेंगे पर्शियन लॉ और जो क्रिश्चियन लॉ है उसके बारे में। तो इन दोनों कानूनों में भी क्या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट से थोड़े अलग हैं? जी बिल्कुल है। अगर हम पर्शियन लॉ की बात करें तो सेम करीब सेम से सिचुएशन है, क्योंकि वो भी शरीयत से है और उसमें भी वही 13 साल और 15 साल की उम्र है। वहाँ 9 साल की लड़की से भी विवाह किया जा सकता है, पर उसके लिए जो है उसकी गार्जियन या कोर्ट की परमिशन आवश्यक होगी। फिर अगेन वही चीज है कि वो पनिशेबल है। जी बिल्कुल वो इंडियन पैनल कोड जो है वो एवरी सिटीजन पे है एप्लीकेबल। तो जब आप भारतीय नागरिक हो तो आप पे वो इंडियन पैनल कोड एप्लीकेबल होगा या भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अब चेंज हो गया है, बीएनएस आ गया है। तो अब बीएनएस के अंतर्गत भी अपराध है जी। और पर्शियन लॉ में भी यस पॉलीगेमी अलाउड है, और वही चीजें हैं कि आप अपनी दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि पहली वाइफ सक्षम नहीं है या उस को और दूसरी वाइफ में आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उन दोनों को सही तरीके से रख सकेंगे। या कई बार आपकी बच्चा नहीं होने को भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, तो वो सब चीजें जो है वो आवश्यक होंगी।
तो इसके अलावा क्रिश्चियन लॉ की अगर अपन बात करें तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन लॉ लॉ में कहा जाता हाँ, है कि थोड़ा सा बेटर लॉ है वो जी बिल्कुल पर्शियन और मुस्लिम लॉ से बेटर, तो जी, क्या कहीं जी, अलग उसमें ये अलग प्रावधान है? धर्म है, अलग संस्कार है, अलग कल्चर है, तो वो अपने कल्चरली जिस तरीके से, जैसा आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष है, हम हर धर्म को उतना ही रिस्पेक्ट और सम्मान कर रहे हैं, तो हर एक धर्म की जो परंपराएं हैं उसको भी सम्मान करते हैं। हाँ, जहाँ तक क्रिश्चियन लॉ का संबंध है वो क्रिश्चियंस के लिए एप्लीकेबल है, और एक क्रिश्चियन वुमन जो है क्रिश्चियन व्यक्ति से ही शादी कर सकेगी, और उसमें ऑफ कोर्स जो उम्र है वो 18 से 21 वर्ष है, और उसमें भी जो तलाक के कानून है, जो मतलब हर उसके लिए अलग अलग है, तो वहाँ लेकिन एडल्ट्री, कन्वर्शन, मतलब आप जब धर्म बदल देते हैं, बाइगेमी, ये सब ग्राउंड है, क्रुएल्टी, सब जुडिशियल सेपरेशन, ये सब ग्राउंड है डिवोर्स के। तो कहने का मतलब ये है कि मैरिज को अलग अलग कानून में, जो धर्म के साथ जुड़े हुए कानून है, अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन जहां पर कानून जो सबके लिए समान है, उसमें जो अपराध है वो सभी के लिए अपराध माना गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब कहते हैं ना कि अलग अलग कानून, अलग अलग धर्म है, तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट पे भी आ सकते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट हर सिटीजन के लिए, भारतीय सारे नागरिकों के लिए, अलग अलग धर्म के लोग, अंतरजातीय, हमारा ये कंसेप्ट है कि हम जब कहते हैं कि अंतरजातीय, अंतर धार्मिक उसमें संबंध रखना है, मतलब करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट होगा। पर आप सेम धर्म और उसके भी हैं तो भी आप विवाह तो कर ही सकेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। स्पेशल मैरिज एक्ट को ही थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये किन के लिए है और इस कानून की क्या खासियत है। स्पेशल मैरिज एक्ट की जो खासियत आपने खुद ही बता दी कि जब अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं, जैसे अगर एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करना चाहता है, एक मुस्लिम हिंदू लड़की से शादी करना चाहती है, या एक पर्शियन हिंदू लड़की से, या एक पर्शियन लेडी एक हिंदू आदमी से, तो ये अलग अलग धर्म और उसके जो लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं शादी, क्योंकि ये भारतीय नागरिकों के लिए है। और दूसरी चीज, इसमें भी सारी प्रोविजंस किए गए हैं कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, विवाह का वो किस तरीके से होगा, शादी के लिए किस तरीके से प्रोसेस फॉलो की जाएंगी, उसके लिए क्या आवश्यकताएं होंगी, वही सब चीजें जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में दिया गया है। जी जी। अब रजिस्ट्रेशन का आपने जिक्र किया, हम जानना चाहेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन? जी बिल्कुल। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ जजमेंट्स डिसाइड किए, उसमें उन्होंने स्पेशली कहा कि हर एक राज्य में ये कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि जब विवाह हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जिसके कारण एक डाटा भी क्रिएट होता है, और जहाँ वैवाहिक स्थिति वो भी क्लियर होती है, लीगल राइट, तो लीगल राइट्स भी। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जब आप न्यायालय में जाते हैं, सब मतलब किसी भी कारण से आपके संबंध विच्छेद होते हैं, या आपके बच्चों को लेकर के कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, या आपके विवाह संबंध में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, या आपको अपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन लगानी है जहां आप नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, या आप विदेश जाना चाहते हैं अपने पति के उस पर, तो उसके लिए आवश्यक हो जाएगा कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो, और मैरिज सर्टिफिकेट होने से एक वैलिड मैरिज का प्रिजम्पशन हो जाएगा। तो राजस्थान में भी, राजस्थान कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन के मैरिज एक्ट है जो 2009 में आया है, और उसके अनुसार क्या होता है कि आप पहले एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ आपके एफिडेविट जाएंगे, आपकी उम्र का प्रूफ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 18 इयर्स एंड 21 इयर्स जो एज है उसी में होना चाहिए विवाह, अनलेस नहीं है वो लोग मेजर नहीं है, एडल्ट नहीं है, अपनी कंसेंट नहीं दे सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकेंगे। और उसमें फिर वो 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। नोटिस आजकल जो एक और परिवर्तन आया है कि लड़की और लड़के के पेरेंट्स को भी दिया जाता है, ताकि वो भी आकर के अगर कुछ कहना चाहें या कोई बात हो तो वो हो सके। तो उस नोटिस के पीरियड के खत्म होने के पश्चात वो दोनों वहां आते हैं और उनकी जो शादी है उसका एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जी, जी। तो बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आप कोर्ट मैरिज करने की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। ये तो आपने कोर्ट मैरिज के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन है उसकी आपने बात की। आमतौर पर जैसे जो विवाह हो रहे हैं, चाहे वो HMA में हो रहा है या निकाह हो रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? क्या उनका भी मैरिज सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और पहले बीच में जो है कुछ समय के लिए नगर निगम को भी दिए गए थे पावर्स, जहाँ रजिस्ट्रार होता है जो डेट एंड बर्थ एंड मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है। तो वो इसी तरीके से होगा कि आपको अपने विवाह और निकाह के संबंध में जो भी एविडेंस उपलब्ध है, जैसे कहा जाना चाहिए कि शादी का कार्ड है, आप लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, एज सर्टिफिकेट है, एफिडेविट्स है, और एक प्रोफार्मा है जिसे आप भर करके वहां पे अप्लाई करते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की अगर अपन बात करें तो जिसमें पंडित अगर विवाह करा रहा था, पंडित का भी कुछ जी बिल्कुल, पंडित का एफिडेविट चाहिए और निकाह के दौरान काजी का। जी बिल्कुल, निकाह नामा की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगी। तो वो जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, एज से रिलेटेड मार्कशीट देनी होगी आपको, 10th की मार्कशीट देनी होगी, फोटोग्राफ्स देने होंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस
तरीके का जो इस चीज को क्या कहना चाहिए साक्ष्य होती है जी। जो ये बताती है कि हाँ विवाह और निकाह हुआ है, जी। तो वो उसकी बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू बहुत किया अहम। तो जाएगा। सबसे जी। अहम बात जो निकल कर आई है वो ये कि चाहे आप शादी किसी भी तरह से करें, चाहे आप पर्शियन लॉ में करें, मुस्लिम पर्सन लॉ में करें या हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग करें, रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। वो आपके वैवाहिक अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगर किसी स्थिति में वैवाहिक अधिकारों के लिए कोर्ट जाना हो तो ये सारे एविडेंस आपके काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैम, कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि फॉरेनर्स अगर इंडिया आ रहे हैं और अगर उन्हें यहाँ शादी करनी है तो क्या कानूनी ग्राउंड्स हैं, जैसे विवाह वीजा हम सुनते हैं, या और कोई लीगल अगर ग्राउंड्स हैं तो वो क्या हो सकते हैं? हाँ, मतलब बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ शादी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे ना कि बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वही जो प्रोसेस है हमारा, कि आपको अपना पासपोर्ट, वैलिड वीजा, एफिडेविट्स और एज सर्टिफिकेट, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कंसर्निंग अथॉरिटी, और शादी के सारे एविडेंसेस देने होंगे जिससे कि वो शादी हो सके। मतलब उसके लिए जो आवश्यक है कि आपका एज होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आपका यहाँ पे प्रोफाइल भी कुछ जी मांगी जाती है। हाँ, उम्र और वो तो है ही। सेकंड मैरिज नहीं होना चाहिए, कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए आपको। उसके लिए एफिडेविट, समटाइम्स वो एम्बेसी से भी नो ऑब्जेक्शन मांगते हैं इस चीज के लिए, कि एम्बेसी से भी वो नो ऑब्जेक्शन इसलिए मांगते हैं कि उनके बारे में जो कोई बैकग्राउंड है या कोई और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। तो यहाँ फॉरेनर्स भी मैरिज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेडिंग यहाँ पे हो सकती है। जो लीगल ग्राउंड्स हैं उनकी अवेयरनेस होनी जरूरी है। जी बिल्कुल। और सबसे अहम बात तो आपने जो विवाह वीजा की बात की, और वैलिडिटी जो भी है कि एज और वर्क प्रोफाइल क्या है, उन सबके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जी। अब बात करते हैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर। विवाह से जुड़ा ही मुद्दा है चाइल्ड मैरिज। जी। वैसे तो प्रोहिबिशन है, कानून है, कानूनन अपराध है बाल विवाह, लेकिन फिर भी हमारे समाज में ये सामाजिक कुरीति अभी भी विद्यमान है। सबसे अहम मुद्दा ये है कि चाइल्ड मैरिज हो जाती है और उसको अगर नल एंड वॉइड कराना है, यानी निरस्तीकरण जिसे हम बोले, तो वो बहुत अहम है और उसकी जागरूकता बहुत कम है। खासकर रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो वो प्रक्रिया क्या होगी वो हम जानेंगे। आप भी जानती हैं कि जैसे राजस्थान को अगर हम फॉर एग्जांपल लें कि यहाँ, या पर्टिकुलरली कुछ पर्सनल लॉज को लें कि जहाँ चाइल्ड मैरिजेस अलाउड है ना, इसके बावजूद कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, और जिसमें कि उम्र जो है लड़की की 18 साल है और लड़के की 21 साल है। इवन इस तरीके की बात की जा रही है कि लड़के और लड़की की उम्र भी हम बढ़ा देते, मतलब 21 वर्ष कर देते हैं लड़की की, तो जो एक जेंडर इक्वालिटी की बात है वो भी हो सके। तो चाइल्ड मैरिज के पीछे मतलब धार्मिक रीजन भी हो सकते हैं, संस्कार भी हो सकते हैं, लेकिन रोकना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ना तो वो मानसिक रूप से परिपक्व है, ना वो अपने करियर में एस्टैब्लिश होती है लड़की लड़का, और ना ही वो इस तरीके की जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम है। उसके अलावा ना सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि उनके शरीर के लिए भी, फिजिकली भी ये आवश्यक है, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्चा होना, उसको फिर बड़ा करना तो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल चीज है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत कोशिशों के बाद भी, इसके बावजूद भी हो रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं। तो एक लड़के और लड़की का अधिकार है कि वो अपनी मैरिज को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सके, क्योंकि एक शादी जिसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो हम कहते हैं कि उम्र होना चाहिए, आवश्यक उम्र 18 और 21 वर्ष, वो नहीं होने के कारण वो शादी इनिशियली ही एब इनिशियो जिसको कहते हैं वॉइड है, शुरू में ही खत्म है। तो उसके कारण क्या होगा कि जब ये शादियां इलीगल डिक्लेयर होती हैं तो शादी तो खत्म हुई, लेकिन जो लड़की के अधिकार हैं वो भी प्रभावित होते हैं इससे, क्योंकि उनको जैसे मेंटेनेंस प्राप्त करना है या उससे शादी से उत्पन्न होने वाले बच्चों की देखभाल करनी है, वो सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है ये बालिग होने के बाद शुरू होती है, तो बालिग होने के कितने वर्ष के दौरान इसको शून्य करवाया जा सकता है? देखिए, क्योंकि ना एक बच्चा खुद अपने लिए केस को फाइल नहीं कर सकता है, तो या वो किसी गार्जियन के थ्रू या न्याय मित्र के थ्रू, ऐसा नहीं है कि पहले ही इस प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता, वो कर सकता है, वो आ सकता है न्यायालय के समक्ष कि भाई मैं 14 साल की उम्र में ये शादी को मानना नहीं चाहती, या मैं आगे कुछ करना, या लड़का भी इसी तरीके से कि मैं 21 साल की उम्र में नहीं। पर होना ये है कि जब खुद सक्षम हो जाओगे आप, तब आप कह सकोगे कि हाँ, मेरी जो शादी की गई थी उस वक्त मेरी उम्र ये नहीं थी और इसलिए इस शादी को निरस्त किया जाए। पर करना न्यायालय के थ्रू होगा,
एब इनिशियो वाइड होने के बावजूद भी हमें एक न्यायालय से डिक्री या प्रोनाउंसमेंट चाहिए होगा कि हाँ ये शादी जो है निरस्त है। ये कितने वर्ष तक संभव है, मतलब बालिग होने के कितने साल तक? कोई लिमिटेशन नहीं है, Okay. ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, बट ऐसा सोचा जाना चाहिए कि एक लड़की जल्द से बालिग जल्द, होने के यस बिल्कुल। तुरंत बात करे तो उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि एक शादी लंबे समय तक चल जाती है तो उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस और बाकी सारी चीजें जनरेट हो जाएंगी। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है। तो अगर चाइल्ड मैरिज हुई है तो उसे नल एंड वॉइड करवाया जा सकता है, यानी विवाह का निरस्तीकरण किया जा सकता है कानूनन, लेकिन वो बालिग होने के बाद होता है और अपने गार्जियन या कोई भी आपका जो परिचित है वो इस तरह का अगर कदम उठाए तो उस विवाह को शून्यकरण किया जा सकता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा है कि इस तरह के विवाहों में आमतौर पर ग्रामीण परिस्थितियों में हम देखते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे के क्या अधिकार होंगे, क्योंकि शादी तो शून्यकरण के लिए भी जा सकती है, बच्चे के लीगल राइट्स बच्चे के लिए सिर्फ इतना सा दिखाना होगा कि जब शादी हुई है तो शादी वैलिड थी। अगर शादी मतलब परंपराओं के अनुसार हुई है और बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चे के अधिकार वहीं रहेंगे, है ना। कभी कभी थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं बच्चों के अधिकार, वो है इनहेरिटेंस के संबंध में। पर अब जब न्यायालय ये मानता है कि शादी का कोई भी स्थिति हो लेकिन बच्चा तो लेजिटिमेट ही है, बिल्कुल। उसको इलेजिटिमेट कहना उचित नहीं होगा। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली कि दो आदमी कंसेंशुअल उससे शादी कर चुके हैं, बच्चे पैदा कर चुके हैं, तो बच्चों की स्थिति ये नहीं हो सकती कि उनको हम असंवैधानिक रूप से अलग कर दें उनके राइट से। बच्चे के लीगल राइट्स रहेंगे, उसको मेंटेनेंस का राइट होगा, बिल्कुल रहेगा। मैरिड कपल के जो बच्चे के होंगे वही जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा है जो कि मामले हम देखते हैं, फ्रॉड मैरिजेस हमारे यहाँ बहुत होती हैं। तो फ्रॉड मैरिजेस की कैटेगरीज क्या होंगी या किस मैरिज को फ्रॉड मैरिज कहा जाएगा, और रेमेडीज की अगर आप बात करें तो वो क्या होंगी, सबसे पहले ये जानेंगे। तो जैसे आप कहते हैं कि मतलब क्या कहना चाहिए कि किसी को धोखा देकर के शादी किया जाए, है ना। तो कैसे होगा ये कि एक आदमी है वो किसी औरत को लालच दे रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, और या उसको गलत बता रहा है कि मेरी पहले शादी नहीं हुई है जबकि उसकी एक शादी हो चुकी है और दूसरी शादी, वही औरतों के साथ भी मतलब एक औरत ये कर रही है कि उसकी शादी हो चुकी है पर वो इस बात को छुपा करके दूसरी शादी कर रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो शादी फ्रॉड हो जाएगी, या फिर कोई और इस तरीके का अलग, जैसे कुछ स्टेट्स में हम देखते हैं एनआरआई कुछ मैटर हमारे सामने जी, आते हैं, शादी किया और दूसरे देश चला गया या दूसरे देश में भी पहले से मैरिड, तो इस तरह की सिचुएशन, तो ये फ्रॉड ही होगा क्योंकि आप किसी व्यक्ति को गुमराह करके कर रहे हो उसको। तो ऐसी कोई भी चीज की जाए जिससे कि कोई आदमी धोखे से शादी कर रहा है, जहां कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है इस तरीके की, किसी लालच से की गई हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके की गई हो कि वो लड़का कह रहा है कि मैं नौकरी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और ऐसा कुछ हो नहीं, ऐसी सिचुएशन, वही चीज उसके घर के बारे में या उसके परिवार के बारे में या खुद के बारे में कि वो एक आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है और फ्रॉड करके शादी करता है। तो उस स्थिति में उस फ्रॉड मैरिज को निरस्तीकरण के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। उसके अलावा भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में भी वो एक अपराध है और उस अपराध के लिए आप उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए ये कार्यक्रम है कानून की बात की जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। एक और बात जानना चाहेंगे, हम आजकल देखते हैं कि युवाओं में इन विषयों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत चर्चा होती है कि जो LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें अगर विवाह जैसी स्थितियां या यूं कहें कि समलैंगिक अगर विवाह करना चाहते हैं तो भारत में क्या स्थिति है? भारत में अभी तो स्वीकार्य नहीं है, मतलब इस संबंध में बहुत लंबा तरीके से अभी भी आर्ग्यू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर भी कर रही है और अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, पर आज तक जो आज का स्टेटस है उसमें तो यही है कि समलैंगिक विवाह हम भारत में संभव नहीं है, कानूनन संभव नहीं है क्योंकि उसकी कोई मान्यता नहीं है। और बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे आपने कहा धर्म, संस्कार, ये और अलग अलग पर्सनल कानून में जब हम कहते हैं कि बॉय और गर्ल और उम्र और सब कुछ डिफाइन करते हैं तो वहां हर जगह परिवर्तन की आवश्यकता होगी कानून में भी। तो जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तो समलैंगिक कानून में मतलब विवाह भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए जी। एक और बात इसी से जुड़ी हुई है कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और यंगस्टर्स का हम मैटर्स देखते हैं। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग हैं, क्या उन्हें किसी तरह के वैवाहिक अधिकार प्राप्त हैं या क्या इस स्थिति को विवाह जैसी स्थिति माना जाता है? कानून की कुछ नहीं, विवाह तो नहीं माना जाता है, पर हाँ लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्निशन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बहुत सारे केसेस में इसको कंसीडर किया। और जैसे आपने भी देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर उसके परिवार के लोग उसे तंग करते हैं या जिसके साथ वो रह रही है वो आदमी उसे तंग करता है और सेम चीज मतलब ये वाइस वर्सा है, तो उन
स्थितियों में उसके राइट्स को एक्सेप्ट किया गया है। लाइक अगर लिव इन रिलेशन में बच्चा हुआ है तो बच्चे के राइट्स को एक्सेप्ट किया गया है कि वो बच्चे को सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके माँ बाप के कंसेंशुअल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए है। तो उस स्थिति में हमारे यहाँ मान्यता तो जाते है। जाते प्रोग्राम का समय हमारा समाप्त हो रहा है। महिलाओं के वैवाहिक अधिकार टिप्स पे अगर आप कुछ देना चाहें, ये सबसे अहम अधिकार जी, महिलाओं को जो अधिकार है कि वो जिस परिवार में भी गई है उस परिवार में सुख उससे रह सके, मतलब उसको ये अधिकार है कि उसका सम्मान बरकरार रह सके। तो इतने सारे, जी बिल्कुल, साझा घर का कंसेप्ट है। और जैसे बहुत सारे कानून बन गए हैं कि डोमेस्टिक रिस्ट्रेन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी जिसे कहेंगे कि जिसमें मेंटेनेंस का अधिकार है। इवन अलग अलग लॉ में भी, जैसे अगर मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ कहें हम, या हिंदू मैरिज एक्ट कहें, तो सभी में भरण पोषण प्राप्त करने का उसको अधिकार है, घर में रहने का अधिकार है, अपने बच्चों के लिए सारे अधिकार हैं, खुद की पर्सनल लिबर्टीज का अधिकार है। अधिकारों की तो मतलब लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मुख्य मुख्य अधिकार आपने बताया और बहुत ही अहम कानून की जानकारी आज हमारे दर्शकों को आपने दी। नैना जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितनी भी जानकारी आज के प्रोग्राम में मिली है, उम्मीद करते हैं कि वैवाहिक कानूनों से जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में नहीं रहा होगा। वैवाहिक कानून बहुत सारे हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, बस उनको जानना और समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो कानून की बात के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप जागरूक बनिए और सजग रहिए अपने अधिकारों के प्रति। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।